एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। अपना जीएसटी का पेपर कंपलसरी 4 4 नंबर पेपर आपके एमकॉम फाइनल में है और इसमें इससे पहले भी आपको कई व्याख्यान मैं दे चुका हूं, क्योंकि ये 1 जुलाई 2017 से नई कर व्यवस्था अभी 2-3 साल हुए हैं इसको लागू हुए, तो नई चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज का जो अपना जीएसटी का जो पाठ है उसका नाम है पूर्ति का अर्थ, अवधारणा एवं क्षेत्र, मीनिंग, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। अब ये जो पूर्ति है, सप्लाई है, इसको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है, विस्तृत स्पष्टीकरण इसके बारे में दिए गए हैं। तो पूर्ति के लिए आपको क्या देखना है कि कौन से वस्तु की और सेवा की पूर्ति मानी जाए या उस व्यवहार को पूर्ति न माना जाए, और कौन कौन सी पूर्ति है वो जीएसटी के अंदर कर मुक्त होगी और कौन कौन सी पूर्ति है वो जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य होगी। इसलिए ये जो पूर्ति से संबंधित जो आपका चैप्टर है, इसको आपको बहुत बारीकी से और भली भांति समझना होगा, क्योंकि जब जीएसटी के पूर्ति के प्रावधान आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप जजमेंट और निर्णय कर सकते हैं कि इस पे जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि आज ये पहला दिन है तो मैं पूर्ति से संबंधित जो प्रावधान जीएसटी एक्ट में आपके दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें क्या है कि देखो, जीएसटी जो है वो टैक्स लगाने का एक मूल आधार है, टैक्सेबल इवेंट है, बेसिक, कि जब ये तय हो जाए कि कर योग्य माल की पूर्ति नियमों के अनुसार हुई है तो वो कर का आधार होती है। तो जीएसटी का मूल आधार माल एवं सेवाओं की पूर्ति से है, गुड्स और सर्विसेज उनकी सप्लाई है। जीएसटी अधिनियम की धारा 9 में जो है ना, मैंने आपको कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में बताया था, और इस धारा के अनुसार जीएसटी तभी लगाया जा सकता है जब माल, सेवा या दोनों की पूर्ति हुई हो, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज सप्लाइड और बोथ आर सप्लाइड। इस प्रकार से जीएसटी में पूर्ति ही कर लगाने का आधार है, टैक्सेबल इवेंट है। तो पूर्ति जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो माल की पूर्ति और दूसरी है सेवा की पूर्ति। तो पूर्ति के अध्ययन से पूर्व जो है आपको ये जानना भी आवश्यक है कि जीएसटी अधिनियम में इनकी क्या परिभाषा दी गई है, माल की क्या परिभाषा है और जो सेवाएं हैं उसकी क्या परिभाषा है। तो माल जो है, गुड्स, माल से आज से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चलायमान मूविंग संपत्ति से है, किंतु इसमें अभियोजन योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम्स, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उससे के भाग रूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पूर्ति करने से पूर्व या पूर्ति के अनुबंध के अधीन पृथक किए जाने का करार किया गया है। यानी कि सभी चलायमान जो वस्तुएं हैं उनको गुड्स माना गया है। ठीक है, और बाकी जो ये फसलें हैं, भूमि से जुड़ी हुई कुछ अन्य वस्तुएं हैं तो उनको अलग करके अगर बेचा जाएगा तभी वो जीएसटी के अंतर्गत आएंगी। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि जो सेवाएं हैं, सर्विसेज, उसके बारे में जीएसटी एक्ट में क्या कहा गया है कि इससे आज से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न
किसी चीज़ से है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद का किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा परिवर्तन जिसके लिए पृथक से प्रतिफल हो सम्मिलित है और इससे संबंधित सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। ये आपके सेवा की परिभाषा दी गई है। अच्छा, इसमें एक संशोधन जो है वो जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक की अनुशंसा पर प्रतिभूतियों के लेन देन को जो है वो सेवा के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि प्रतिभूतियों को न तो माल माना गया है और न ही उसको सेवा, क्योंकि इन पर अलग से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, परंतु इसके संबंध में जो दलाली आदि के वे होंगे उन्हें सेवा मानकर सेवा कर लगेगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो माल की परिभाषा क्या है, सेवा क्या है, और जो प्रतिभूतियां हैं उनको जो है न माल न सेवा माना गया, उन पर अलग से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो पूर्ति का अर्थ एवं अवधारणा जो है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, उसके बारे में एक्ट में क्या कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो पूर्ति का क्षेत्र, समय, मूल्य, स्थान का अध्ययन करने से पूर्व पूर्ति का अर्थ एवं उसकी अवधारणा को जानना आवश्यक है। जीएसटी अधिनियम में पूर्ति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि पूर्ति ही कर का आधार है। यदि इसकी परिभाषा दी जाए तो कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि मैं इसमें नहीं आता हूँ। अतः जैसे आयकर में आय की परिभाषा नहीं दी गई है, उसी प्रकार से जीएसटी में पूर्ति की परिभाषा नहीं दी गई है। यदि किसी लेन देन में प्रतिफल नहीं है तो भी उसे पूर्ति माना जा सकता है। यदि दो व्यक्ति वस्तु विनिमय के रूप में किसी वस्तु या सेवा की अदला बदली करते हैं और इनमें से कोई एक भी पंजीकृत है तो इसे पूर्ति माना जाएगा। तो मतलब पूर्ति के अंदर सरल रूप में समझे तो पूर्ति में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पूर्ति में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक तो पूर्तिकर्ता और दूसरा प्राप्तकर्ता। तो इसमें पूर्तिकर्ता, जिसको अंग्रेजी में अपन सप्लायर कह सकते हैं, वो क्या है? किसी भी सामान या सेवा या दोनों के संबंध में पूर्तिकर्ता का अर्थ उस सामान या सेवाओं या दोनों को पूर्ति करने वाले व्यक्ति से होगा, और इसमें ऐसे एजेंट को शामिल करना होगा जो माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से पूर्ति करता है। तो ये तो हो गया आपका सप्लायर, सप्लायर की परिभाषा, यानी व्यक्ति भी हो सकता है और उसका एजेंट भी हो सकता है पूर्तिकर्ता की ओर से। और जो प्राप्त करता है, रिसिपिएंट, उसके बारे में देखो क्या एक्ट में परिभाषित किया गया है। वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की पूर्ति प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता से है। वस्तु या गुड्स और सर्विसेज को जो प्राप्त करेगा, ठीक है, जो उसको सप्लाई देने वाला होता है वो तो सप्लायर, और जो प्राप्त करतेगा वो प्राप्तकर्ता से क्या से है? जहां सामान, सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए एक प्रतिफल देय है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ये रेसिपिएंट, प्राप्तकर्ता की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, तो जिस व्यक्ति को सामान वितरित या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसके पास माल को सौंपा जाता है, या जिसे उसका उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, वो व्यक्ति प्राप्तकर्ता होगा। जहां किसी सेवा की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है और जहां जिस किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान की गई है को पूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति का संदर्भ पूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा, और उसमें एक एजेंट को भी शामिल किया जाएगा जो कि उस व्यक्ति की ओर से सामान या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता की तरफ से कार्य करता है।
यानी कि जो प्राप्त करता है वो खुद नहीं है तो उसका एजेंट हो सकता है, या वो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता नियुक्त कर सकता है। तो ये है आपकी पूर्ति में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, एक तो पूर्तिकर्ता सप्लायर और दूसरा प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट। ठीक है, माल का होना जरूरी, सेवा का होना जरूरी, और प्राप्तकर्ता का होना जरूरी, और पूर्तिकर्ता का होना जरूरी। अब जो पूर्ति का जो क्षेत्र है, स्कोप ऑफ सप्लाई, उसमें आपके लिए क्या है कि पूर्ति के क्षेत्र के अध्ययन को कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो क्या है, पूर्ति की विषय वस्तु, दूसरी है बिना प्रतिफल के किए गए कार्यकलाप जिन्हें पूर्ति माना जाए, अनुसूची 1। फिर है अनुसूची 2, कार्यकलाप जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति माना जाए। फिर है अनुसूची 3, कार्यकलाप जिन्हें माल अथवा सेवा की पूर्ति न माना जाए। और फिर आपके धारा 8 में आपको पता चलेगा कि जो संयुक्त और मिश्रित पूर्ति, संयुक्त और मिश्रित पूर्ति दोनों क्या हैं और दोनों में क्या अंतर है। फिर आता है आपके कर मुक्त पूर्तियाँ, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। फिर आवक एवं जावक पूर्ति, और लास्ट में है पूर्ति के अन्य प्रकार। ये क्या है, आपके पूर्ति का क्षेत्र है। अच्छा, अब पूर्ति की जो विषय वस्तु है उसमें आपको मैं प्रकाश डालता हूँ। पूर्ति की जो विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ सप्लाई है, उसके बारे में। नंबर 1, पूर्ति में सम्मिलित लेन देन। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम 7 में पूर्ति पद में निम्नलिखित सम्मिलित है। क्या क्या? ए पॉइंट, किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के दौरान या उससे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए अनुबंध के अनुसार विक्रय, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, लाइसेंस, किराया पट्टा या निष्पादन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी प्रारूप। ये पूर्ति का अर्थ है, पूर्ति की विषय वस्तु। और बी पॉइंट में है, किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं। और सी पॉइंट में है, किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप, अनुसूची 1 में दिए गए हैं। तो यदि कोई क्रिया अथवा लेन देन धारा 7(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूर्ति मानी जाती है तो केवल उसे ही अनुसूची 2 के अनुसार माल की पूर्ति अथवा सेवा की पूर्ति मानेंगे। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि संशोधन की विवेचना क्या है। कुछ लेन देन इस प्रकार के होते हैं कि वे अनुसूची 2 के अनुसार माल अथवा सेवा की पूर्ति माने जाते हैं, परंतु धारा 7(1) बी अथवा सी के अनुसार पूर्ति नहीं माने जाते हैं। उपरोक्त संशोधन का ये प्रभाव होगा कि कुछ कार्यकलाप, कुछ एक्टिविटीज जो है को केवल अनुसूची 2 में पूर्ति मानने से कोई लेन देन पूर्ति नहीं माना जाएगा। उसे पूर्ति तभी मानेंगे जब वह धारा 7 के अनुसार भी पूर्ति माना जाए। अब क्या है कि लेन देन जिन्हें माल और सेवा की पूर्ति न माना जाए, ऐसे लेन देन जिन्हें माल या सेवा की पूर्ति न माना जाए, उपधारा 1 में अंतर्विदिष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुसूची 3 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों या व्यवहारों को या केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या व्यवहारों को जिनमें से ऐसे लोक प्राधिकारियों जिन्हें सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए के रूप में लगे हुए हैं, न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा। अब माल को सेवा की, सेवा को माल की पूर्ति मानना, धारा 7(1), 7(1)(a) और धारा 7(2)
के अधीन रहते हुए सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यवहारों को निर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हें ए पॉइंट में माल की पूर्ति के रूप में न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में, या ब पॉइंट सेवाओं की पूर्ति के रूप में न कि माल की पूर्ति के रूप में माना जाएगा। अब ये पूर्ति से संबंधित कुछ प्रारंभिक व्याख्या आपको की गई है और इसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूर्ति जो है वो जीएसटी लगाने का आधार है, टैक्सेबल इवेंट है, और पूर्ति में माल का होना जरूरी है, सेवा का होना जरूरी है। एक एक की सप्लाई हो सकती है या दोनों की सप्लाई हो सकती है, और प्रतिभूतियों को माल की परिभाषा में, न तो माल की परिभाषा में न सेवा की परिभाषा में माना गया है। तो पूर्ति का अर्थ और विस्तृत करने के लिए आपको बताया, पूर्ति में दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक पूर्तिकर्ता और दूसरा प्राप्तकर्ता, और पूर्ति का क्षेत्र। तो अभी ये अपना जो शुरुआती लेक्चर है इस पाठ का, ये मैंने आज आपको इतना समझाया है। इस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में अगला लेक्चर आपको और प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लिसनिंग अबाउट सप्लाई।